आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर के 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सभी विषय का प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का राजन सीरीज का भी लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है हर्ष, बी है बाणभट्ट, सी है भूति और डी है मातंग। तो पहले का सही आंसर ऑप्शन बी है बाणभट्ट। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए है जयसिंह, बी है रणराज, सी है पुलकेशियन द्वितीय और डी है पुलकेशियन प्रथम। तो दूसरे का ऑप्शन सी सही आंसर है पुलकेशियन द्वितीय। प्रश्न क्या तीसरा है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऑप्शन ए है ऊपरी मार्ग में, बी है मध्य मार्ग में, सी है निचले मार्ग में और डी है नदी के मुहाने पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है निचले मार्ग में। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है, यानी 5.5। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पहाड़ी भागों में, बी है समुद्र के किनारे, सी है हिमानी क्षेत्र और डी है मरुस्थल में। तो पांचवे का ऑप्शन बी सही आंसर है समुद्र के किनारे। प्रश्न संख्या 6 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो छठवें का ऑप्शन ए सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न के 7 है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। ऑप्शन ए है सियाल, बी है सीमा, सी है नीफा और डी है लावा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है लावा। जो ज्वालामुखी से निकलता है उसको लावा कहते हैं, आग का जो गोला होता है ना उसको लावा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर से, बी है हाइग्रोमीटर से, सी है बैरोमीटर से और डी है इनीमोमीटर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, यानी आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी है लाल सागर, सी है मृत सागर और डी है भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सी है मृत सागर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है महाजनपद काल और डी है राजपूत काल। तो 10वें का ऑप्शन बी सही आंसर है गुप्त काल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 20 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन सी है 20 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष शासन किया। प्रश्न संख्या 12 है, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मा, बी है पुलकेशियन द्वितीय, सी है नरसिंह वर्मन और डी है राजराज प्रथम। तो 12वें का ऑप्शन ए सही आंसर है महेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 13 है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। ये रिपीटेड प्रश्न है, 2023 में भी पूछा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजपूत काल। राजपूत काल में जौहर प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है जीरो आधारित बजट और बी है संतुलित बजट, सी है घाटे का बजट और डी है बचत का बजट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा संतुलित बजट। जिसका आय और व्यय बराबर होता है उसको संतुलित बजट कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ऑप्शन ए है पिछड़ी तकनीक, बी है जोत का छोटा आकार, सी है शाख का प्रवाह और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न भी 1-1 नंबर के होते हैं, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। 15 दूना 30 और 10 लघुत्तरी प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के। तो इसका पहला प्रश्न है, डेल्टा किसे कहते हैं? इसमें आपको 30 वर्ड में यानी 30 शब्दों में आपका आंसर लिखना रहता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी सागर या झील में गिरती या किसी अन्य जल स्रोत में मिलती है तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी के अपर्दन द्वारा उत्पन्न अवसादों को अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे डेल्टा कहते हैं।
जब नदी का जो वेग कम हो जाता है तो उसके द्वारा लाए गए जो सिल्ट होता है और गाद होता है उसको वो इकट्ठा करते जाती है अपने मुहाने पर, जैसे है ना यहाँ पे देखिए। तो इसी को डेल्टा कहते हैं। और फिर दोनों तरफ से पानी निकल जाता है, बीच में ये उठा हुआ भाग डेल्टा कहलाता है, नदी के मुहाने पर बनता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट हो जाया करता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी हमेशा इसमें विस्फोट होता रहता है समय समय पर। दूसरा है सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होगा ये, मुखिल नहीं होगा। वे जो वर्षों से शांत, स्तब्ध या सोए हुए जान पड़ते हैं पर उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है, उसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ये वे हैं जो युगों से शांत हैं और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो। तो यहाँ पे पूछा हुआ था ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो बस अगर जो आपको पास समय रहेगा तो एक लाइन इसमें लिख दीजिएगा, नहीं रहेगा समय तो केवल आप नाम लिख देंगे, तभी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है, केवल प्रकार पूछा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे वायुमंडल, हेडिंग लिख के। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी हमारे जो चारों ओर से एक आवरण है वायु का, गैसों का, तो उसी को वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सूर्यताप किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है सूर्यताप। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकिरणित होगा, ये विकिरणित, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, विकिरणित। विकिरणित ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत दूर है। यानी देखिए मुख्य रूप से जो नाम है ना सूर्यताप, तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ताप को या विकिरणित ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। जैसा नाम है उसका यही शाब्दिक अर्थ ही इसका मीनिंग है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय तल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। यानी जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिल जाता है और पृथ्वी पर जो सागर का जल होता है वो कुछ ऊपर उठ जाता है और आगे की तरफ बढ़ता है तट की तरफ, तो उसी को ज्वार कहते हैं। और पुनः जब उसकी स्थिति बदल जाती है तो पुनः जो जल है अपने स्थिति में पूर्व स्थिति में आ जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। फिर से वापस लौटता है ना जल को, तो उसको भाटा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। प्रश्न संख्या 22 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात थे ही, एक व्यापारिक एवं चतुर राजनीतिक के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली थी। नंद वंश के विनाशक, इसको विनाशक कह सकते हैं इनको, विनाशक तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनके ऐतिहासिक योगदान है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर लिखेंगे चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल नामक शासक ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दिया है जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ क्षितिज दिशा में कार्यशील होती हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है, धरातल पर वलन, भ्रंशन व चटकन पैदा हो जाते हैं, तो इसी को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। यानी आंतरिक शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदर की शक्तियाँ हैं ना, उन्हीं को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। जब विवर्तनिक प्लेटें हैं जो जब वो गति करती हैं तो कभी कभी वो दोनों टकरा जाती हैं, तो नीचे ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता है उन्हीं की वजह से, और फिर पृथ्वी हिलता है
तो उसको भूकंप कहते हैं। इन सब आंतरिक शक्तियों के कारण ये भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि आते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। तो इसका आंसर है, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांत के निकट संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। ये भक्ति आंदोलन के कारण हो जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 27, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर दिया है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ है कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी। यह भारत में 1960 के दशक में कृषि में सुधार के लिए शुरू की गई एक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, ताकि खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, अपरदन किसे कहते हैं। तो ये पिछली क्लास में भी आया हुआ था, रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका आंसर दिया है, अपरदन यानी इरोजन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या ग्लेशियर द्वारा मिट्टी, चट्टानों और अन्य सतह सामग्री का क्षरण और हटाव होता है, जिससे भूमि का स्तर घटता है। तो यानी किसी भी माध्यम से ग्लेशियर का या मिट्टी का या चट्टानों का क्षरण, उनका नुकसान ही अपरदन कहलाता है। मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मृदा अपरदन उसे कहेंगे कि जब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसका जो हटना या फिर चले जाना बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं, कहेंगे। और जो अपरदन होता है किसी भी भाग से किसी भी चीज़ का क्षरण अपरदन कहलाएगा। जैसे चट्टानों से चट्टानों का टूट के अलग होना, वो भी अपरदन के अंतर्गत आएगा, और ग्लेशियर का टूटना भी अपरदन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, आग्नेय शैल किसे कहते हैं। इसका आंसर दिया है, आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक्स वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी के भीतर मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट प्रमुख उदाहरण है। यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, वे चट्टान जो भीतरी मैग्मा ज्वालामुखी से ही निकलता है। तो जब मैग्मा निकल रहा होता है या फिर वो बाहर निकल के या फिर कुछ मैग्मा जो अंदर ही ठंडा होकर जो चट्टान बन जाता है, तो उसको आग्नेय चट्टान या शैल कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, संविधान किसे कहते हैं। इसका आंसर दिया है, संविधान की परिभाषा किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, मेगस्थनीज का भारत वर्णन कीजिए। यानी जो मेगस्थनीज ने भारत आया था, तो उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या बताया था, कब आया था, कैसे आया था, तो इन सब के बारे में बताना है। तो इसका आंसर दिया है, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत वर्णन किया। यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में कई जातियां और धर्म थे और यहाँ की कृषि और व्यापार भी विकसित था। उन्होंने पाटलिपुत्र यानी आधुनिक जो पटना है, उसी समय वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र का वर्णन किया, जिसे उन्होंने एक समृद्ध और व्यवस्थित शहर बताया। इसके बाद दिया है, मेगस्थनीज की ये टिप्पणियाँ भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, हालांकि उनकी मूल पुस्तक खो गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 32, राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, राजपूतकालीन समाज में जाति व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्गों का स्पष्ट विभाजन था। राजपूत वर्ग को युद्ध और प्रशासन में विशेष महत्व दिया जाता था। महिला स्थिति में सुधार था और कई राजपूत राजघरानों में महिलाओं को सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक जीवन में परंपराएं जैसे सती प्रथा, जौहर और अग्नि में आत्मदाह प्रचलित थे। कला और संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें संगीत, नृत्य और साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो इसका आंसर दिया है, चालुक्य वंश का इतिहास 6वीं से 12वीं सदी तक फैला हुआ था। प्रारंभ में यह वंश दाक्षिणात्य क्षेत्र में स्थापित हुआ, जिसका प्रमुख शासक पुलकेशिन था, जिसने चालुक्य साम्राज्य को विस्तारित किया। उन्होंने
कन्नड़ भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। चालुक्य साम्राज्य ने वास्तुकला में भी योगदान दिया, जैसे कि ऐतिहासिक मंदिर निर्माण। इस वंश का पतन 12वीं सदी में हुआ, जब इसे चालुक्य प्रतिहार वंश और अन्य शक्तियों ने चुनौती दी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों से में विभाजित है। पहले को क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो ठोस है और 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। यानी जो पृथ्वी है ना, उसकी पहला जो परत है ऊपर वाला, उसको क्रस्ट कहते हैं। और दूसरा है मेंटल, जो बीच में होता है, और तीसरा कोर होता है। तो दूसरा मेंटल में दिया है, यह क्रस्ट के नीचे स्थित है, जो मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बना है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। मेंटल की ऊपरी परत कुछ हद तक पिघली हुई होती है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां होती हैं। जब पिघली हुई हैं तो इधर उधर गति करती रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं। इसके बाद है तीसरा कोर। यह पृथ्वी का केंद्र है, जो मुख्यतः लोहे और निकल से बना है। कोर को 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी कोर जो तरल है और आंतरिक कोर जो ठोस है। बाहरी कोर की मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर और आंतरिक कोर की लगभग 1270 यानी 1270 किलोमीटर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके पहले चंद्र ग्रहण हम लोगों ने पढ़ लिया, सूर्य ग्रहण पढ़ लिया था, चंद्र ग्रहण नहीं आया था। तो यहाँ पे देखते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच 4 प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है घटनाएं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जबकि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। जैसे इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चंद्र ग्रहण का फिगर दिया हुआ है, मतलब आरेख दिया हुआ है। ये सन है, पृथ्वी सूर्य, और ये पृथ्वी है अर्थ, और ये मून है यानी चंद्रमा। यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है। और ये जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, और चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, क्योंकि उससे पड़ता है तो जो भी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब ये इसकी छाया में, जब इधर सूर्य से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं पृथ्वी पे पड़ती हैं, तो ये चक्कर लगाते हुए जब इस सूर्य और ये पृथ्वी के सीध में जब आता है तो इस पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि इसकी परछाई इस पर पड़ती है। तो उस समय तक वो जो चंद्रमा है दिखाई नहीं देता है, और चांदनी रात होती है। तो इधर से चमकता हुआ आया यहाँ पे, और मैं इसको पेन को चेंज करता हूँ, दिखाई देगा। यहाँ से चमकता हुआ आया और यहाँ पे जैसे इसकी छाया में प्रवेश किया तो यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर से जैसे ही इसके आगे बढ़ता है तो फिर से यहाँ से दिखाई देने लगता है चंद्रमा। तो जब तक इसके बीच में रहता है यहाँ पे इसकी छाया में, तो इससे प्रकाश नहीं पड़ता है तो दिखाई नहीं देता, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसके अपोजिट सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जब बीच में आता है, जब चंद्रमा बीच में आता है और इधर सूर्य रहता है, इधर पृथ्वी, तो चंद्रमा का पे ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इसकी परछाई पृथ्वी पे पड़ती है, तो सूर्य कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, इसमें दृश्यता। इसमें पूछा हुआ था ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर बताइए। तो दूसरा जो अंतर है दृश्यता। चंद्र ग्रहण पूरी रात में देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण केवल दिन में के समय में होता है, क्योंकि सूर्य केवल दिन में ही दिखाई देता है, तो दिन में ही तो सूर्य ग्रहण होगा। उसके बीच में जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए, तो ये दिन में होता है और चंद्र ग्रहण रात में होता है। और तीसरा है सुरक्षा। चंद्र ग्रहण को बिना किसी सुरक्षा के देखा जा सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण को देखना सुरक्षित नहीं है बिना विशेष चश्मे के। इसके बाद है चौथा घटनाओं का समय। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जबकि सूर्य ग्रहण नया चांद के समय होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन इसलिए होता है कि पूर्णिमा के दिन पूरा रात चमकता है चंद्रमा, और जब चमकेगा तभी तो उसके जो पृथ्वी के छाया में जाएगा तो कुछ देर तक नहीं चमकेगा, नहीं दिखाई देगा, तो उसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। अगर जो काली रात रहेगी, अंधेरी रात रहेगी, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कब उसके पीछे जा रहा है, यानी परछाई में पड़ रहा है, कब सामने आ रहा है। तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो तो दिन के समय होता है। इसके बाद लेकिन वो अमावस्या के दिन होता है, वो दिन में होता है लेकिन अमावस्या के दिन, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि की विशेषताएं। पहला विशेषता दिया है विविधता। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी के कारण अनेक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे धान, गेहूँ, दालें और फल फूल।
दूसरा है पारंपरिक विधियाँ। कृषि में पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे जैविक खाद और फसल रोटेशन। तीसरा है छोटे खेत। अधिकांश किसान छोटे और मध्यम आकार के खेतों पर निर्भर हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। और चौथा है मौसमी चक्र। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है, जिससे फसलों की खेती का समय निर्धारित होता है। इसके बाद है अगला हेडिंग, इसमें पूछा हुआ था ना विशेषताएं और महत्व पूछा हुआ था भारतीय कृषि का, तो अगला हेडिंग लिखेंगे भारतीय कृषि का महत्व। इसमें पहला है आर्थिक आधार। कृषि भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आर्थिक विकास में योगदान देती है। दूसरा है रोजगार। यह भारत की आबादी का लगभग 58% भाग रोजगार प्रदान करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा है खाद्य सुरक्षा। कृषि देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जनसंख्या को पोषण मिलता है। चौथा है निर्यात। कृषि उत्पादों का निर्यात देश की विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद करता है, जैसे चाय, मसाले और फल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे? तो इसका आंसर दिया है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण मुख्यतः आर्थिक लाभ और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किए। उन्होंने भारत के समृद्ध मंदिरों, विशेषकर सोमनाथ मंदिर से धन और आभूषण लूटने के लिए आक्रमण किए। इसके साथ ही उनका लक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामी प्रभाव को फैलाना और स्थानीय राजाओं को पराजित करना भी था। गजनवी के आक्रमणों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है भारतीय संविधान की विशेषताएं इनकी व्यापकता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लचीलापन है। यह लिखित और विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता है। ये रिपीटेड प्रश्न, इसके पहले भी आया हुआ था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद है लिखेंगे हेडिंग, भारत के संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। पहला है सबसे विस्तृत लिखित संविधान है ये। दूसरा है लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित है। तीसरा है कठोर और लचीलापन का समायोजन है इसमें। और चौथा है एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली। छठवां है संघीय शासन प्रणाली पर आधारित। छठवां है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। सातवां है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। आठवां है मौलिक अधिकारों की गारंटी। और नौवां है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। और इसके बाद है 10वां धर्मनिरपेक्ष राज्य को बढ़ावा दे, मतलब इसमें बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर दिया है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। पहला है स्थानीय स्वशासन। चोल साम्राज्य में स्थानीय निकायों जैसे ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार था, जिससे स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भागीदारी बढ़ी। दूसरा है केंद्रित प्रशासन। चोल शासकों ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की, जिसमें मंत्री, अधिकारी और विभिन्न विभागों का समुचित संगठन शामिल था। तीसरा है संरचना और विभागीकरण। प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया था, जैसे राजस्व, रक्षा और न्याय, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। चोल प्रशासन में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया, जिससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को समान अवसर मिले। पांचवा है विकासात्मक योजनाएं। चोल राजाओं ने जल प्रबंधन, कृषि विकास और सामुदायिक व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का जीवन परिचय पहले लिखेंगे, फिर उपलब्धियां लिखेंगे। तो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ। वह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने शासन के दौरान अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका जीवन युद्ध और शांति के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ये तो जीवन परिचय हो गया, संक्षिप्त जीवन परिचय। इसके बाद है उपलब्धियां। साम्राज्य का विस्तार। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन किया। दूसरा है धर्म और अहिंसा का प्रचार। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके सिद्धांतों को फैलाने के लिए प्रयास किए, जिससे उन्होंने धर्मराज की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद तीसरा है शिलालेख और संविधान।
अशोक के शिलालेखों में मानवता के प्रति करुणा, नैतिकता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया गया। चौथा है जल संधारण और कल्याणकारी नीतियाँ। अशोक ने जल संधारण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया और जनता के कल्याण के लिए अस्पताल और सड़कें बनवाई। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज की क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज इतना आप सर्च भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर राजन सीरीज सबका PDF इस टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।